A very good morning to everyone, those who are joined in this live. Welcome to the yet another session of डायमेंशनल एनालिसिस. डायमेंशनल फार्मूलाज हम लोग ने बहुत सारे कंप्लीट कर लिए और उन्हीं डायमेंशनल फार्मूला के बेसिस पर आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो हमने प्रीवियस सेशन के एंड में भी सॉल्व किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. और आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब डायमेंशनल एनालिसिस के जो एप्लीकेशंस है उसकी भी बिगनिंग करने वाले हैं. ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन एक बहुत अच्छी सी प्यारी सी छोटी सी बात के साथ सेशन शुरू करेंगे कि जहाँ तक आप देख सको वहाँ तक आपको जाना चाहिए. मतलब कहते हैं ना कि अगर गोल आपको दिख रहा है कि मुझे अभी ये करना है, कि मुझे अभी ये करना है, मुझे एटलीस्ट आई वांट टू अचीव दिस गोल, छोटा सा गोल है, तो आपको वो दिख रहा है कि आई कैन डू दैट, तो आपको वहाँ तक पहुँचना चाहिए. जहाँ तक आपको दिखता है वहाँ तक आपको पहुँचना चाहिए. मतलब अभी के एज में आपको क्या दिखेगा कि आई वांट टू क्लियर माय 11-12 साइंस, आई वांट टू क्लियर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. तो ये आपके बहुत शॉर्ट टर्म गोल है. ठीक है, बड़ा आपको क्या बनना है वो आपके बड़े गोल्स है, वो दूर तक है एकदम, वो आपको अभी नहीं दिख रहा कि मैं यहाँ पे पहुँच रहा हूँ कि नहीं. लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जहाँ तक दिखता है वहाँ तक दौड़ जाना चाहिए, क्योंकि आप जब वहाँ पे पहुँचोगे तो उसके आगे का भी आपको दिखना शुरू हो जाता है. तो एक पॉइंट पे आके आपको एक बेबी स्टेप्स लेना है, छोटे छोटे गोल्स को अचीव करना है, तब जाके आपको बड़ा गोल अचीव होता है. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं गाइस. डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल फॉर्मूलाज. Dimensions of 1/2 epsilon naught e square, where epsilon naught is the permittivity of free space and capital E is the electric field. अगर आपने ग्रुपिंग बहुत अच्छे से किया है, कल का सेशन का ग्रुपिंग आपने बहुत अच्छे से किया है, तो ये क्वेश्चन को आंसर करने में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स लगेंगे आपको. ठीक है, बिकॉज दिस क्वांटिटी इज सेम एज प्रेशर. मैंने आपको कहा था एनर्जी डेंसिटी है, दिस इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड. और एनर्जी डेंसिटी जो होती है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, वो सिमिलर क्वांटिटी है किसके जैसी, प्रेशर जैसी सिमिलर क्वांटिटी है. राइट, तो यहाँ पर आपको प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला पकड़ना है. कौन सा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जो है वो किसके जैसा है, इट इज सेम एज एनर्जी डेंसिटी, इट इज सेम एज एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर, और इसके जैसा ये प्रेशर. तो यहाँ पे इसका क्वांटिटी का आ जाएगा आपका m1 l-1 t-2. तो m1 l-1 t-2 is the quantity of pressure and is the dimensional formula of pressure, जो आपका ऑप्शन बी है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. Which two of the following 5 physical parameters have the same dimension? देखो यहाँ पर वापस आपको कहीं ना कहीं एनर्जी डेंसिटीज, यंग मॉडुलस दिख रहा है, तो यंग मॉडुलस और एनर्जी डेंसिटी सिमिलर क्वांटिटीज है. ठीक है, तो हमने लिस्ट आउट करे थे कौन कौन थे, याद करो. एनर्जी डेंसिटी था, यंग मॉडुलस था, बल्क मॉडुलस था, शियर मॉडुलस था, स्ट्रेस था, है ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर था, बी स्क्वायर बाय म्यू 0 था. तो ये सारी चीज़ें किसके जैसी है गाइस, प्रेशर के जैसी है. ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी भी प्रेशर की तरह होता है, यंग मॉडुलस जो है वो स्ट्रेस की तरह होता है, स्ट्रेस का डायमेंशन वो है प्रेशर की तरह है. तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो 1 and 4 वो दोनों सिमिलर है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, क्योंकि इन दोनों के डायमेंशन सेम है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड एक अलग ही मैग्नेटिज्म की क्वांटिटी आ जाती है जो कहीं ना कहीं बहुत ही डिफरेंट है इन दोनों से, क्योंकि इसमें करंट वगैरह भी आ जाता है. ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. द रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डायमेंशन ऑफ डैश. हमें क्या करना है, प्लैंक कांस्टेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो लेना है. तो लेट अस सी Planck constant upon moment of inertia. अब गाइस मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लैंक कांस्टेंट के फॉर्मूलाज हमें पता है. देखो प्लैंक कांस्टेंट किसके जैसा होता है, इट इज सेम एज एंगुलर मोमेंटम, इट इज सेम एज एंगुलर मोमेंटम, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला mr² होता है, मास इनटू रेडियस का स्क्वायर. तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का तो डायमेंशनल फॉर्मूला सीधा हमें याद है, m1 l2 t-1 डिवाइडेड बाय mr² मतलब m1 l2. तो ये m1 l2 ये ले, तो आपका आ जाएगा t-1 एंड t-1 इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो दिस इज सेम एज फ्रीक्वेंसी.
फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं, ठीक है, इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड दे सकते हैं, तो कुछ भी दे सकते हैं आपको, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट, प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशन किसके जैसे है? तो अभी मैंने पीछे बात की थी भाई कि प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन किसके जैसा है? एंगुलर मोमेंटम के जैसा है। तो यहाँ पे आप सीधा कह सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम के जैसा है। दिस इज जस्ट वेरी सिंपल क्वेश्चन। द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है भाई? वर्क एंड एनर्जी, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, क्योंकि फोर्स तो टॉर्क की तरह होगा नहीं, ठीक है, फोर्स इंपल्स की तरह नहीं होगा, क्योंकि इंपल्स जो होता है मोमेंटम के जैसा होता है, और लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल डिफरेंट है। एक के अंदर 2 बार एल आता है, एक के अंदर 1 बार एल आता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आपका पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज वर्क एंड एनर्जी सेम है। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? तो कल मैंने आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का इस फॉर्मूला बताया था, फाई इज इक्वल्स टू बी ए, हमारे गुजराती में कहते हैं फोईबा, तो फाई इक्वल टू बी ए, ऐसे याद रखते हैं इसको, ठीक है। तो B जो है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो F इक्वल टू बी आई एल, सो B इक्वल टू F बाई आई एल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का आ गया आपका क्या? F अपॉन करंट इंटू लेंथ, एंड एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर मतलब L स्क्वायर होगा। तो गाइस यहाँ पर आपका आ जाएगा F बोले तो M1 L1 T माइनस 2, और ये होगा आपका L स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम्पियर इंटू L1, L1 ये ले, तो आपको यहाँ पे मिलना है M1 L2 T माइनस 2 A माइनस 1, M1 L2 T माइनस 2 A माइनस 1, तो ML2 T माइनस 2 A माइनस 1, दिस इज द करेक्ट क्वांटिटी, ठीक है गाइज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज अ डायमेंशन ऑफ टाइम? सो कल हमने एक चीज देखी थी, अंडर रूट ऑफ LC था, तो LC तो आएगा नहीं, L by R आएगा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। L by R इज अ टाइम कांस्टेंट फॉर इंडक्टिव एंड रेजिस्टिव, मतलब इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस जिस सर्किट में होता है उसका टाइम कांस्टेंट जो होता है उसको हम L by R से डिनोट करते हैं, और रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस होता है तो RC से डिनोट करते हैं, R इंटू सी, ठीक है गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट? ऐसा कौन सा कांस्टेंट है जिसके पास डायमेंशन है? बट ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर आप कल की नोट्स निकाल के चेक करोगे तो मैंने बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज आपको बताई थी जो क्या होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, सर नो। तो कल हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा था। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? पॉइजन्स रेशियो को भी हम लोग ने डिस्कस किया था डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर, जब मैं फॉर्मूलाज बता रहा था। तब पॉइजन्स रेशियो गाइस होता है कि एक ऐसा रेशियो जिसमें अगर किसी बॉडी को हम खींचते हैं तो उसका रेडियस का जो कम होने का रेट है वो, और उसके जो लेंथ के बढ़ने का रेट है, मतलब डेल्टा एल बाय एल स्ट्रेन जो आता है ना, उसको हम कहते हैं लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। तो वो दोनों स्ट्रेन का ही रेशियो है, तो वो डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो पॉइजन्स रेशियो जो है वो डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस है। रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी ऐसी क्वांटिटी है गाइस जो डायमेंशनलेस है। सो देयर इज ओनली वन कांस्टेंट, दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका अपना एक डायमेंशन है, क्योंकि एक फार्मूला से डिराइव है, F इज इक्वल्स टू gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो इसका कुछ यूनिट आता है, इसका कुछ डायमेंशन आता है, ठीक है। इज नेक्स्ट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस इज इक्वल्स टू डैश। तो कल गाइज हम लोग ने एक फार्मूला मैंने आपको बताया था परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का, वैसे हम लोग ने किया हुआ है, लेकिन अगर आपको एट अ टाइम डिराइव करना है तो आप कैसे करोगे? तो मैंने एक सोलेनॉइड का आपको एक फार्मूला बताया था कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड मल्टीप्लाइड बाय करंट I। और B जो है मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ से ला सकते हो, F इक्वल टू B इंटू I इंटू L। सो B क्या है आपका? B इक्वल टू F डिवाइडेड बाई IL। तो B की जगह पे क्या आ जाएगा? F डिवाइडेड बाई IL विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू N डिवाइडेड बाई L इंटू I। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि ये L कैंसिल हो जाएगा, N तो खुद उसका कोई डायमेंशन होता है नहीं, इट इज अ नंबर ऑफ टर्न्स। सो म्यू नॉट का फॉर्मूला आपका आ जाता है F बाई I स्क्वायर, ठीक है, फोर्स अपॉन करंट का स्क्वायर। तो यहाँ पर फोर्स आपका क्या है? M1 L1 T माइनस 2,
डिवाइडेड बाय करंट का स्क्वायर इज एम्पियर का स्क्वायर. सो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? सो दैट इज इक्वल्स टू m1 L1 t minus 2 a minus 2. m1 L1 t minus 2 a minus 2. ये रहा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. सो ये क्वेश्चन भी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस परमिटिविटी का भी पूछते रहते हैं. नेक्स्ट है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज डैश. तो गाइस मैंने आपको बताया था कि एक जो कॉइल होती है वो कॉइल को हम लोग इंडक्टर कहते हैं. स्टैंडर्ड 12th में आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी में इस कॉइल को कहते हैं इंडक्टर. और ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करती है और उस एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करती है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड मतलब इसकी जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/2 Li स्क्वायर होता है. कितना होता है? 1/2 Li स्क्वायर. दिस L इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस. और हाफ का तो कोई यूनिट होता नहीं, तो हम कह सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस इज नथिंग बट एनर्जी अपॉन करंट का स्क्वायर. ठीक है गाइस. सो कैन आई से दैट इज इक्वल्स टू m1 L2 t minus 2 डिवाइडेड बाय एम्पियर का स्क्वायर which is equals to m1 L2 t minus 2 a minus 2. m1 L2 t minus 2 a minus 2. So यहाँ पे C is the correct answer. Clear guys? Next question की तरफ बढ़ते हैं. Of the following quantities which one has a dimensions different from the remaining three? ठीक है. कौन सा ऐसा यूनिट है, मतलब कौन सा ऐसा आपका यहाँ पे दिया गया हुआ क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन बाकी के तीन से अलग है. ठीक है. तो यहाँ पे ध्यान से देखना गाइस. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज एनर्जी डेंसिटी विच इज सेम एज प्रेशर. फोर्स पर यूनिट एरिया इज ऑल्सो फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर ओनली. तो ये दोनों प्रेशर जैसे हैं. यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज विल गिव यू एनर्जी एंड वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगेन ऊपर जैसा हो गया. सो दिस इज ऑल्सो एन एनर्जी डेंसिटी. याद करो मैंने एनर्जी का एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था 1/2 Q into V. तो वोल्टेज इंटू चार्ज जो होता है वो एनर्जी के जैसा होता है 1/2 Q into V. और यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम दिया मतलब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. तो एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम गाइस क्या होता है? इट्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. सो दिस इज ऑल्सो सेम एज P. तो ये तीनों प्रेशर है. अब ये लास्ट वाला जो है वो तो खुद कह रहा है मैं एंगुलर मोमेंटम हूँ, तो आई एम नॉट अ प्रेशर. तो दिस इज नॉट अ प्रेशर, मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. इसका जो क्वांटिटी है वो बाकी के तीन से बहुत डिफरेंट है. ठीक है गाइस. तो आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे. नेक्स्ट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट. तो हम सीधा सीधा एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं. क्या होता है गाइस? इट इज सेम एज प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट इज m1 L2 t minus 1. मोमेंटम में एक और लेंथ डाल दो तो एंगुलर मोमेंटम हो जाती है. तो m1 L2 t minus 1. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके गाइस. चलिए अब आगे कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम अपना हो गया. नेक्स्ट इफ C एंड R मतलब कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस डिनोट, देन if C and R denotes the capacitance resistance, the dimensional formula of RC is dash. अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस जो होता है वो किसके जैसा होगा. तो गाइज रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस इज नथिंग बट अ टाइम कांस्टेंट ऑफ अ सर्किट. एंड अगर ग्रुपिंग में जाके देख लो तो आपको टाइम में मिलेगा. दिस इज सेम एज टाइम. मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना. दिस इज सेम एज टाइम. तो कौन सा आएगा? m0 L0 t1. ठीक है गाइज. नेक्स्ट है ये 25 फरवरी मॉर्निंग शिफ्ट 2021 जेई मेन एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है. यहाँ पर आपको गाइस मैच द फॉलोइंग करना है. ठीक है. तो कितनी क्वांटिटीज है? एक है प्लैंक कांस्टेंट, एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड लीनियर मोमेंटम है. तो गाइस जो प्लैंक कांस्टेंट होता है, प्लैंक कांस्टेंट H, उसका तो हमें पता ही है m1 L2 t minus 1. नेक्स्ट पूछा है काइनेटिक एनर्जी का, उसका भी हमें पता है m1 L2 t minus 2. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है एनर्जी अपॉन चार्ज. तो m1 L2 t minus 2 अपॉन a1 t1. ठीक है. सो गाइज ये क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू m1 L2 t minus 3 a minus 1. तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. एंड p जो है गाइज दैट इज लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में सिर्फ एक ही फर्क होता है, लेंथ का फर्क होता है. इसमें एक लेंथ ज्यादा होती है. तो यहाँ पे m1 L1 t minus 1 होगा. ये आप शॉर्टकट के लिए याद रख सकते हो. अगर लीनियर मोमेंटम का आपको याद है तो उसमें एक लेंथ डाल दो तो आपको एंगुलर मोमेंटम मिल जाता है.
अगर लीनियर मोमेंटम का याद है उसमें एक लेंथ डाल दो तो क्या मिल जाता है गाइस, एंगुलर मोमेंटम मिल जाता है। चलिए तो अब इसको मैच द फॉलोइंग है तो मैच करके देखते हैं कौन सा कहाँ पे मैच हो रहा है, लेट अस फाइंड इट आउट। सो एच प्लैंक कांस्टेंट है विच इज m1 l2 t-1, so h Planck constant which is m1 l2 t-1 which is matching with the second option. Kinetic energy m1 l2 t-2 which is matching with the third option. Electric potential, linear momentum is matching with m1 l1 t-1, तो electric potential will be matching with the 4. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट जो है वो मैच कर रहा है 2 के साथ, मतलब A जो है वो मैच कर रहा है 2 के साथ, ठीक है। B जो है वो मैच कर रहा है 3 के साथ, ठीक है। C जो है वो मैच कर रहा है 4 के साथ, एंड D जो है वो मैच कर रहा है 1 के साथ, मतलब 2 3 4 1। तो यहाँ पे 2 3 4 1 वाला एक ही ऑप्शन है विच इज ऑप्शन A एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, तो मैच द फॉलोइंग ही करना था, सिंपल। अगर आपका कलेक्शन बहुत अच्छा है, इफ यू नो ऑल द डायमेंशनल फॉर्मूलाज, जितने मैंने आपको सिखाया सारे डायमेंशनल फॉर्मूलाज आपको पता है, आप रोज रिवाइज कर रहे हो, रोज इसको अच्छे से पढ़ रहे हो, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इजीली ये सारे क्वेश्चंस आप आंसर कर सकते हो। मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला की कैसी ऐसे मतलब कॉन्सेप्ट है और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कमाने वाले होते हैं, मतलब आराम से आपको मार्क्स कमा के देंगे ये, ठीक है। आपने अच्छे से डायमेंशनल फॉर्मूलाज याद किए तो ये क्वेश्चंस आप बहुत फटफट दे सकते हो। और जैसे ग्रुपिंग आपको बहुत काम लगेगा, बार बार ग्रुपिंग को रिवाइज करो, ठीक है। वो ग्रुप चेक करेंगे कि आपको सबका एसोसिएटिव पता है कि नहीं, कौन किसके साथ एसोसिएटेड है, तो ग्रुप को बार बार रिवाइज करो, ग्रुपिंग को, राइट। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें सबसे पहली चीज हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज गाइस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? तो जब कभी भी कोई इक्वेशन बनती है तो LHS एंड RHS, ये दो चीजें आपको देखने को मिलती है किसी भी इक्वेशन में, कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक इक्वेशन बना रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन बना रहे हैं, x इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है, where x is displacement, u is velocity, initial velocity, a is acceleration and t is time, ठीक है। अभी इक्वेशन फॉर एग्जांपल आपने बना दिया, ये आपका हो गया LHS और ये आपका हो गया RHS ऑफ द इक्वेशन, राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। अब LHS RHS इक्वल है, ठीक है, तो वो हमेशा डायमेंशनली भी इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि यहाँ की क्वांटिटीज अगर पूरी यहाँ की क्वांटिटीज के इक्वल आ रही है, तो अगर ये डिस्टेंस है तो ये सब भी दोनों ऐड होके टोटल डिस्टेंस ही देंगे, मतलब ये u इंटू टी भी एक तरह का डिस्टेंस ही होगा, डिस्प्लेसमेंट ही होगा, और ये भी एक तरह का क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट ही देगा। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ भी पूरा डिस्प्लेसमेंट है और अंदर अंदर भी डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि दो अगर डिस्टेंस होंगे उसी को तो हम ऐड कर सकते हैं, दो लेंथ होगी उसी को तो हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कहने की बात यह है कि आप किसी भी ऐसी क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते जो दो क्वांटिटीज अलग अलग डायमेंशन की हो। फॉर एग्जाम्पल सोच के देखो, क्या हम कभी ये कहते हैं 5 kg प्लस 5 सेकेंड कितना होता है? हम कभी नहीं कहेंगे। हम ऐसे ही कहते हैं हमेशा कि 5 kg प्लस 6 kg कितना होता है, तो 11 kg, और आंसर भी kg में ही आता है ना। हम हमेशा ये कहते हैं कि 10 रुपए और 20 रुपए कितने होते हैं, 30 रुपए। हम $30 नहीं कहेंगे। क्वांटिटी विल नॉट चेंज, यूनिट विल नॉट चेंज, फिजिकल क्वांटिटी विल नॉट चेंज। तो दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो सेम हो, उसी को ऐड किया जा सकता है, उसी को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वो अलग बात है। मैंने क्या बात की, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो कितनी चीजें ऐसी है, तो इनइक्वालिटीज है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ऐसा भी आप करते हो तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉजिटिव जैसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, ग्रेटर देन है ऐसा दिखाना है, लेस देन है ऐसा दिखाना है,
ठीक है, या इक्वल टू है ऐसा कुछ आ रहा है एक्सेट्रा, ऐसा कोई भी मतलब इक्वालिटीज या इनइक्वालिटीज है इसी क्वांटिटीज के बीच में, तो ऐसी क्वांटिटीज को गाइज हम लोग ये कह सकते हैं कि वो सेम डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटीज होनी चाहिए। उनका डायमेंशन तो सेम होना ही चाहिए, लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज भी यहाँ पे सेम होनी चाहिए। तो ये कहता है आपका लॉ ऑफ होमोजेनिटी। तो यहाँ पर डायमेंशंस ऑफ UT 1/2 AT square should be same as dimensions of, बहुत अच्छे समझना बेटा, इसका बहुत अच्छा सा एप्लीकेशन है, ठीक है, बहुत जगह पे आपको काम लगेगा। तो ये कभी कभी कोई अननोन क्वांटिटी ढूंढनी हो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी अननोन क्वांटिटीज आपको पूछेंगे भी कि चलो भैया अननोन क्वांटिटी ढूंढ के बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, तो ये पूछते भी। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हमने क्या देखा कि अगर इसकी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है तो उसका जो रिजल्ट है वो भी इनके जैसा ही होगा। अगर ये टाइम है, ये टाइम है, तो आंसर में टाइम ही आएगा। ये डिस्टेंस है तो इसका मतलब कि ये दोनों डिस्टेंस जैसे ही होंगे, वो ऐड होके ही कोई डिस्टेंस दे रहा है। क्या समझ में आया कि नहीं? तो कितनी भी क्वांटिटीज अगर ऐड हो रही है तो वो सेम होगी तो ही ऐड होगी, नहीं तो वो ऐड नहीं हो सकती। अगर सेम है तो ही ऐड होगी, नहीं तो वो ऐड नहीं हो सकती, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। यस, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है अलग अलग क्वांटिटीज का, लेकिन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अलग अलग क्वांटिटीज का नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं if two quantities are different for two different physical quantities, ये MCQ में आ चुका है, for two, ये conceptual question आते हैं for two different physical quantities, for two different physical quantities, addition and subtraction, addition and subtraction is not possible, is not possible, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज पॉसिबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी विल गेट एरोनियस रिजल्ट, एरर वाला रिजल्ट मिलेगा if we add mass with acceleration, ठीक है। सो यहाँ पर मास प्लस एक्सीलरेशन आप नहीं कर सकते, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो मास प्लस एक्सीलरेशन आप कभी नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि मास एक अलग क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन एक अलग क्वांटिटी। बट mass when multiplied with acceleration that will give you force, ठीक है। so this is a genuine quantity and this quantity is possible, so we can conclude that multiplication and division of different physical quantities will give meaningful results, तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन से फोर्स बनता है और एक नई क्वांटिटी का वहां पे जन्म होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हाँ चलो ठीक है कि अगर आप दो अलग अलग क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो वहां पे आपको एक अच्छा सा रिजल्ट मिलता है, मीनिंगफुल रिजल्ट मिलता है। बट वी कैन नॉट ऐड
or we cannot subtract the unknown quantities or we can say the different physical quantities, right? तो हम ऐसा नहीं कर सकते. नेक्स्ट गाइस, इसका एग्जांपल्स और ये कहाँ कहाँ पे काम लगता है, मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ कहाँ पे आपको काम लगेगा. तो कई बार क्या होता है, कोई अननोन फिजिकल क्वांटिटीज अगर आपको निकालनी है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ सम अननोन फिजिकल क्वांटिटीज जो आपको गिवन होगी इक्वेशन के अंदर, और आपको उन्हें फाइंड करना है, तो आप इस जो ये आपकी जो मेथड है, ये आपका जो तरीका है, आप उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे थोड़ा ब्लैक कर देते हैं, अगर आपको डिस्प्ले में प्रॉब्लम हो रही हो तो. लेट्स चेंज द कलर टू ब्लैक. ठीक है, फाइन, दैट विल गिव यू द मीनिंगफुल. कुछ चीज मीनिंगफुल होगी, कुछ चीज मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं देगी. अब गाइस यहाँ पे आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है. जैसे मैं आपको बता दूं कि साइन है, कॉस है, लॉग है, e रेस टू एक्स है, 10 रेस टू एक्स है, ये सारी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती है. तो कई बार क्या होता है कि अगर आपको कोई क्वांटिटी ऐसे दी जाए, है ना, जैसे आपको दिया जाता है ऐसे साइन 3t इंटू एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे ऐसे दे दिया आपको कि p sin 3t इंटू एक्स इज इक्वल्स टू pt इज इक्वल्स टू p इक्वल टू प्रेशर. ये आपका कुछ, ये आपको प्रेशर दिया हुआ है. ठीक है, ये दोनों प्रेशर, और साइन के अंदर कुछ है जिसके अंदर t जो है वो टाइम है, एंड आपको कह दिया कि x का डायमेंशनल फॉर्मूला ढूंढो. क्या होगा हमें नहीं पता कि व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x. तो गाइस यहाँ पे ध्यान देना, आपको क्या करना है कि LHS इक्वल्स टू RHS होना चाहिए. साइन खुद क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और साइन को तो बहुत अच्छे से पहचानता हूँ कि वो डायमेंशनलेस है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे कंसीडर करूंगा ही नहीं. तो मेरे को एक चीज पता चलती है कि t और x ये दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज है जिनका मल्टीप्लिकेशन डायमेंशनलेस आना चाहिए. उसमें से एक क्वांटिटी मुझे दे दी है जिसको उन्होंने कह दिया इट इज टाइम. ठीक है, तो अब ये टाइम है, तो कैन आई से दिस इज t1, दिस इज t1 इंटू एक्स इज डायमेंशनलेस. तो आपका जो x होगा वो क्या होगा, m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय t1 which is equals to t minus 1. तो गाइस यहाँ पे हमें एक चीज पता चलती है कि जब कोई चीज ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे साइन के अंदर अगर कोई चीज कोई मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रही है और यहाँ x इंटू टी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है अगर x इंटू टी वो डायमेंशनलेस आता है. इसमें से एक आपको पता है कि भाई ये टाइम है t1, तो ये कंपलसरी t-1 ही होना चाहिए, जिससे t1 t-1 एक दूसरे को कैंसिल करके टोटल क्वांटिटी को डायमेंशनलेस बना देगी. तो यहाँ पर ये शॉर्टकट है, हम ये पूरी मेथड बार बार नहीं करेंगे. तो पहली बार मैं आपको कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको पूरा डिटेल में लीगली बताया कि किस तरह से इसको किया जाता है. लेकिन एक्चुअली में जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो आप टाइमर के साथ कर रहे हो, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इतने सारे स्टेप्स करो. तो कई बार हम लोग स्टेप स्किप करते हैं. और यहाँ पे आपको एक चीज सिर्फ चेक करनी है कि भाई साइन के अंदर है 3 तो वैसे भी डायमेंशनल, इसको हम देखना ही नहीं है. ये दो क्वांटिटीज आपको दी हुई है x इंटू टी. कॉन्स्टेंट को तो देखो ही मत. आपको डायमेंशनल फॉर्मूलाज में कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला कभी नहीं होगा. कोई नंबर है, पाई है, इन लोग का तो कभी आएगा ही नहीं, तो इनको तो देखो ही मत.
अब ये दो क्वांटिटी है, ये दोनों के जो फॉर्मूलाज है वो एक दूसरे को कैंसिल करने चाहिए मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। तो अब यहाँ पर x इंटू टी में से कोई एक दिया होगा, अगर कोई एक दिया है, ये दे दिया है आपको कि ये भाई t1 है, ठीक है, तो दूसरा कंपलसरी t-1 होना चाहिए जिससे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करे। बस ये शॉर्टकट याद रखना। क्लियर गाइस? अब इसी क्वेश्चन के अंदर हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब यही क्वेश्चन को आपको ऐसे दिया है, pt इक्वल्स टू पी नॉट इंटू साइन 3 इंटू एक्स बाई टी। पीछे क्या था? x इंटू टी, यहाँ पे क्या है? x बाई टी। तो वापस यहाँ पर आपको सेम चीज देखनी है कि LHS के जो फॉर्मूला है वो RHS के जैसा होना चाहिए। LHS का डायमेंशनल क्वांटिटी है वो RHS की फिजिकल क्वांटिटी जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रेशर है तो यहाँ भी प्रेशर है, मतलब प्रेशर तो एक दूसरे को कर रहे हैं। तो ये साइन तो पूरा भी वैसे डायमेंशनलेस है, मतलब उसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन डायमेंशनल फॉर्मूला के अंदर होने वाला नहीं है। ठीक है, अब एक चीज आपको देखते हैं कि साइन के अंदर जो ब्रैकेट है 3xt वो भी डायमेंशनलेस है। अगर वो भी डायमेंशनलेस है तो उसमें से आपको टाइम जो है वो दे दिया है t1, तो x जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए जिससे ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशनलेस बन पाए। तो जब गाइस डिवीजन में होता है तो ऊपर और नीचे की दोनों क्वांटिटीज इक्वल होनी चाहिए। अगर सेम क्वांटिटीज होती है फिजिकल क्वांटिटीज, ऊपर वाली या नीचे वाली, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी और एक दूसरे को कैंसिल आउट करने के बाद आपको जो भी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी दैट क्वांटिटी विल बी डायमेंशनलेस। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे m0 l0 t0 आपको तभी मिलेगा जब ऊपर जो x है ना वो भी t1 होना चाहिए, तभी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, आपको डायमेंशनलेस मिलेगा। सो x का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो t जैसा ही होगा, t1। ठीक है गाइस, आप आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा जो मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड थिंग जब आप देखोगे गाइस ये सेम ही चीज में सेकेंड पैरामीटर पूछे जाते हैं, जैसे लॉग है। ठीक है, आपको ऐसा दे दिया कि भाई लॉग के अंदर x इंटू टी है। ठीक है, इफ t इज इक्वल्स टू टाइम है ना, तो x का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो यहाँ पे देख लो, इफ t इज इक्वल्स टू टाइम तो x का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? क्योंकि लॉग के अंदर तो कांस्टेंट की चीज होती है, क्योंकि लॉग खुद डायमेंशनलेस है। लॉग के अंदर जो होगा वो भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, क्योंकि लॉग किसी नंबर का निकलता है और नंबर जो है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि अंदर वाले भी डायमेंशनलेस होने चाहिए। अब आपको ये दे दिया इफ दिस इज t1, तो डायमेंशनलेस होने के लिए ये सेम आपका t⁻⁻1 होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो यहाँ भी सेम चीज फॉलो होती है, जो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट के साथ फॉलो होती है, वही सेम यहाँ पे लॉग के साथ फॉलो होती है। नेक्स्ट जो है दैट इज द थर्ड पार्ट, जिसमें एक्सपोनेंशियल पूछते हैं, e⁻α इंटू टी ऐसा पूछ लिया आपको, या तो e⁻α अपॉन t1 प्लस t2। ठीक है, ऐसा कुछ आपको दे दिया है। तो अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दो चीजें देखनी है। t1 प्लस t2 भी नहीं दिया, चलो मान लो ऐसा दिया अल्फा इज इक्वल्स टू t प्लस x ऐसा दिया। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा। क्या बोला? फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या होगा? तो देखो e⁻x में ऊपर जो भी होते हैं रेस्टू वाले वो सारे डायमेंशनलेस होते हैं। e⁻x के अंदर जो भी होते हैं वो साइन के अंदर जो थीटा होता है वो, लॉग के अंदर जो होता है वो 10⁻x है तो वो x होता है, वो हमेशा डायमेंशनलेस होता है। तो ये 3-4 मैथमेटिकल फंक्शंस ऐसे हैं जिनके ब्रैकेट्स जो होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं हमेशा। तो यहाँ पर गाइस फाइंड अल्फा आपको पूछा है, तो आपको सबसे पहला एडिशन वाला रूल याद होना चाहिए कि ऐसी सेम क्वांटिटीज होती है वही ऐड होती है। मतलब अगर टाइम के साथ टाइम ही ऐड होता है तो मुझे पता है ये तो टाइम है भाई, मेरे को इतना अच्छा पता है कि ये क्या है भाई, ये आपका टाइम है, तो ये भी क्या होना चाहिए? टाइम ही होना चाहिए। जिससे अगर मैं इसको रिड्यूस करूं तो ये इक्वेशन e⁻α अपॉन टाइम जैसी बनती है, क्योंकि टाइम प्लस टाइम विल डेफिनेटली गिव यू टोटल टाइम t। ठीक है, अब ये इक्वेशन रिड्यूस हो गई और मुझे पता चल गया कि ये तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर फॉर्म में है। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर फॉर्म में है तो नीचे जो टाइम है वो t1 है, तो ऊपर अल्फा है वो भी t1 होना चाहिए, तभी वो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करके डायमेंशनलेस बनाएंगे। तो डायमेंशनलेस बनाने के लिए अल्फा जो है गाइस वो किसके जैसा होना चाहिए? t1 जैसा होना चाहिए। बेटा समझ में आ रहा है? फाइन। तो ये बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस इसके आते हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी इसके आते हैं। तो यहाँ पे एक आध दो क्वेश्चंस हम लोग ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए किए। अब आते हैं हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन पे आते। चलिए
अब एक्चुअल क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे पूछते हैं इस कॉन्सेप्ट के बेस पर, राइट। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया द टाइम डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन बाय P नॉट e रेस टू माइनस अल्फा टी स्क्वायर। तो P इक्वल टू क्या दिया है, P नॉट e रेस टू माइनस अल्फा टी स्क्वायर। ये माइनस का कोई टेंशन लेना नहीं है क्योंकि हम तो डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, हमें तो क्वांटिटी कौन है ये पहचानना है। नेगेटिव है पॉजिटिव से हमें हमारे डायमेंशनल फॉर्मूला को कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस हो, तुम्हारा टेम्परेचर +273 डिग्री सेल्सियस हो, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि टेम्परेचर है, क्वांटिटी कौन सी है मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कितनी है। तो डायमेंशन में हम क्वांटिटी की पहचान के पीछे पड़े रहते हैं हमेशा कि क्वांटिटी कौन है। तो ये माइनस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, इसका यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, आपको यहाँ पे एक चीज क्या देखनी है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये तो पूरे के पूरा डायमेंशनलेस होगा। तो इसका मतलब ये कि इसका डायमेंशन पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है इसके जितने होने की, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS होने के लिए दोनों डायमेंशनली सेम होना चाहिए। अब डायमेंशनल क्वांटिटी को सेम करने में इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, e रेस टू माइनस अल्फा टी स्क्वायर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो यहाँ पर ये पूरा डायमेंशनलेस है, इसके जो ऊपर वाले ब्रैकेट है वो भी क्या होंगे, डायमेंशनलेस होंगे। एंड गाइस इसको डायमेंशनलेस करने के लिए अगर ये आपका टाइम के स्क्वायर जितना है ना, तो अल्फा को टाइम रेस टू -2 जैसा होना पड़ेगा, जिससे कि वो टी स्क्वायर के इफेक्ट को कैंसल आउट करे। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है, द कांस्टेंट अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, हैज अ डायमेंशन ऑफ टी रेस टू -2। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो होमोजेनिटी के प्रिंसिपल के हिसाब से हाँ, देयर इज अ क्वेश्चन। ओके, ज्योति कैसे सॉल्व किया, साकिब रिपीट नहीं करते, अच्छा करते बेटा, करते साकिब। कौन सा वाला सीखना है बोलो, कौन सा वाला सीखना है, कौन सा वाला सीखना है, कौन सा वाला सीखना है बता। कौन सी क्वांटिटी समझ में नहीं है, क्वेश्चन सीखना है कि कॉन्सेप्ट सीखना है, राइट अप मैसेज कर। सिर्फ एक हिंट देना बेटा, कौन सा वाला सीखना है। जस्ट अ मिनट। ओके यस बेटा, बोलो 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 साकिब। अरे आई कैन रिवर्ट ना, पूछो तो सही। कौन सा वाला समझना है बताना, क्वेश्चन समझना है कि कॉन्सेप्ट समझना है। देखो यहाँ पे एक चीज सिंपल आपको याद रखनी है, मैं आपकी चीज बता देता हूँ। एक सिंपल सी चीज याद रखनी है कि कभी भी ऐसा कोई फंक्शन हो कि साइन के अंदर कौन है, तो थीटा होता है। अब थीटा जो होता है वो क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। एंगल क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी हमेशा कब होती है, जब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी को कैंसल आउट करती है, तब वो डायमेंशनलेस बनती है, ठीक है। अब डायमेंशनलेस क्वांटिटी जब बनी है तो ऊपर x है नीचे t है, तो x और t दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करना चाहिए। जब x और t दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं तब हम ये कह सकते हैं कि ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस हो गई। क्वांटिटी क्या हो गई, डायमेंशनलेस हो गई, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे लिख देना। स्टार्टिंग पार्ट से सीखना है, हर जगह रश होता है इसलिए मैं यहाँ। ओके फाइन बेटा, नॉट एन इश्यू। आप इसको एक बार और रिपीट देख लेना। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट समझ में नहीं आया
तो वो आप बता सकते हो स्लाइड नंबर कौन सा, लाइक अभी ये वाली स्लाइड है, स्टार्टिंग पार्ट में आपको बता देता हूँ। देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर कोई दो क्वांटिटीज ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, इक्वल हो, तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आप 5 रुपए में 5 रुपए ऐड कर सकते हो, $5 ऐड नहीं कर सकते, मतलब हम ऐसा नहीं कहते कि 5 रुपए प्लस $5 क्या होगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। या हम ऐसा कभी कहेंगे कि 5 सेकेंड और 5 kg उसका एडिशन क्या होगा, नहीं पॉसिबल है। 5 किलो में आप 5 सेकेंड कैसे ऐड करोगे। तो यहाँ पर वैसी ही क्वांटिटीज हम लोग ने डिस्कस करी है कि कोई भी दो क्वांटिटीज अगर ऐड होती है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला, इसका डायमेंशनल फार्मूला, इसका डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर इनका डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है तो ही हम ये कह सकते हैं कि ये होमोजेनिटी का प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा फॉर्मूला पॉसिबल है। नहीं तो हम सीधा लिख देंगे कि दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला इज नॉट पॉसिबल। कोई साइंटिस्ट कभी नया फॉर्मूला बनाता है ना, तो हमेशा उनको एक चेकलिस्ट है होती है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, पहले ही चेक करना पड़ता है कि इज इट डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज विल गिव मीनिंगफुल रिजल्ट्स, जो मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे हमने एग्जांपल्स लिए। देखो ये एग्जांपल से हम लोग ने क्या समझा कि कभी भी अगर ऐसी कोई क्वांटिटीज है जैसे प्रेशर इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू साइन इनटू 3t इनटू x, तो टाइम और x के डायमेंशनल फॉर्मूलाज एक दूसरे को कैंसिल करने चाहिए, क्योंकि साइन के अंदर हमेशा थीटा होता है और कुछ नहीं होता। साइन हमेशा थीटा को पहचानता है, साइन 60 डिग्री को पहचानता है, साइन 30 डिग्री को पहचानता है, यस और नो। तो यहाँ पर साइन के साथ हमेशा थीटा होना चाहिए, एंगल होना चाहिए। और वो जो एंगल है वो कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो यहाँ पर ये t और x मिलके एंगल बना रहे होंगे, जो क्वांटिटी कैसी होगी, डायमेंशनलेस होगी। तो यहाँ पर x और t दोनों का डायमेंशन ऐसा होना चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करें। तो यहाँ पर t जो है वो टाइम है, अब टाइम का डायमेंशन t1 है, तो x का डायमेंशन क्या होगा जिससे t1 को कैंसिल करेगा, t-1। तो x का डायमेंशनल फॉर्मूला t-1 होना चाहिए। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि अगर मल्टीप्लिकेशन वालों को एक दूसरे को कैंसिल करना हो तो उल्टा होना पड़ेगा, एक t1 है तो दूसरा t-1 होना पड़ेगा। और डिवीजन वालों को एक दूसरे को कैंसिल करना है तो आपको ऊपर और नीचे की क्वांटिटीज को सिमिलर होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी हमने इसको देखा, इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज किया हम लोग ने, और यहाँ पर x/t कर दिया मैंने, तो नीचे वाला अगर टाइम है तो ऊपर वाला क्या होगा, तो साइन के अंदर थीटा होता है जो डायमेंशनलेस होता है, तो ऊपर भी t1 होना चाहिए जिससे दोनों एक दूसरे को कैंसिल करें। तो डिवीजन के अंदर दोनों एक दूसरे को कैंसिल करना चाहिए। तो ज्योति एंड साकिब, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन करेक्टली। और आपको अगर समझ में आया हो तो प्लीज मुझे ओके दे देना, गिव मी थम्स अप, गिव मी थम्स अप। ओके बेटा, यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। चलिए, तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको डन करेंगे, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस है बहुत सारे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव के। तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे एंड कर रहे हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। डू रिक्वेस्ट योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन एंड वी विल डिस्कस इन द लाइव सेशन। आई लव इंटरैक्शंस, तो अगर आप कुछ भी पूछोगे तो मुझे और ज़्यादा मजा आएगा, राइट। तो ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस एंड इंटरैक्शन करते रहो तो और अच्छे से समझ में आएगा और डाउट्स भी क्लियर होते जाएंगे। थैंक यू सो मच।